Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 13 Earth movements and major landforms. So students, what you are going to learn in this video, you will learn about the formation of major landforms like mountains, plateaus, plains. So student, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि जितने भी मेजर लैंडफॉर्म्स है, भले वो माउंटेन हो, प्लेट्यू हो या प्लेन्स हो, ये कैसे बने। लर्निंग आउटकम्स ये चैप्टर डिस्क्राइब करता है फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर एंड इवेंट्स। लैंडफॉर्म्स के बनने के पीछे बहुत सारे फैक्टर और इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बच्चा, इसके लिए हम एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे। वो एक्टिविटी होगी कि आप लोगों को आपका जो स्टडी टेबल है उस पर हैंकी को प्लेस कर देना है। फिर दोनों हाथों से एक ही साइड में उसके ऊपर प्रेशर लगाना है। ये वाला हाथ इसी साइड लगाएगा, ये वाला हाथ भी इसी साइड प्रेशर लगाएगा। जब ये दोनों एक ही साइड में प्रेशर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिंकल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चा? रिंकल्स। और ये जो रिंकल्स हैं यही हैं बच्चा हमारे माउंटेन्स। अगर हम इस हैंकरचीफ को अर्थ का क्रस्ट समझ लें तो ये जो फोल्ड्स आए हैं, ये जो रिंकल्स हैं, यही क्या होती हैं बच्चा? माउंटेन्स बनते हैं। चलो, अब अगर हम साइंटिस्ट की बात माने, साइंटिस्ट से पूछा गया कि भैया क्या रीज़न है ये अर्थ के क्रस्ट में कभी फोल्डिंग हो जाती है, कभी फॉल्टिंग हो जाती है, तो क्यों होता है ऐसा? तो साइंटिस्ट ने हमें बताया, फॉर दिस द मेजर कॉज, द मेजर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल इज ट्रमेंडस हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के इंटीरियर में ट्रमेंडस हीट है, जिसके कारण ही अर्थ के इनसाइड, अर्थ के अंदर मूवमेंट्स होती हैं। ये जो मूवमेंट्स होती हैं ऐसे हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, क्या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और दूसरी है वर्टिकल मूवमेंट। सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रिजल्ट्स इन कंप्रेशन एज वेल एज स्ट्रेचिंग और टेंशन। अभी जो एग्जाम्पल हमने हैंकरचीफ वाला पढ़ा उसमें हुआ था बच्चा कंप्रेशन, पर वहीं मैं हैंकरचीफ को अपोजिट डायरेक्शन में खींचने लगूंगी तो बीच में स्ट्रेच आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी, या तो वो जो हैंकी होता है अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो फट भी सकता है, टीयर हो सकता है, ब्रेक हो सकता है ना। तो अर्थ का क्रस्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण कंप्रेशन भी हो सकता है उसके ऊपर, मतलब फोल्डिंग हो जाएगी, और स्ट्रेच और टेंशन भी आ सकता है, मतलब अर्थ का क्रस्ट ब्रेक भी हो सकता है। अगर हम वर्टिकल मूवमेंट्स की बात करें बच्चा, तो वर्टिकल मूवमेंट्स ईदर पुश अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट अप एंड और डाउन। जो वर्टिकल मूवमेंट होगी उससे जो अर्थ क्रस्ट का पार्ट अपवर्ड भी मूव कर सकता है बच्चा और डाउनवर्ड भी मूव कर सकता है। फोल्डिंग, अब हम किसकी बात करेंगे? फोल्डिंग की। फोल्डिंग क्या होता है बच्चा? वेव लाइक अपलिफ्टमेंट, अभी हमने हैंकरचीफ में देखा था। अपलिफ्टमेंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। फोल्डिंग क्या है? वेव लाइक अपलिफ्टमेंट है सेडिमेंट्री रॉक के ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स। किस फोर्स की वजह से बच्चा? हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से, जो दो अपोजिट साइड्स में लग रहा था, ठीक है, जिसे हम कंप्रेशन भी बोलते हैं। दिस हैपन्स व्हेन अ पार्ट ऑफ क्रस्ट इज पुश्ड अनदर। जब अर्थ क्रस्ट का एक पार्ट दूसरे पार्ट की तरफ मूव करेगा तो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग होगी तो माउंटेन बनेंगे, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। एक सिंपल फोल्ड माउंटेन की बात करेंगे तो बच्चा इसमें डाउन फोल्ड भी होता है, इसमें अप फोल्ड भी होता है, डाउन फोल्ड एंड अप फोल्ड। डाउन फोल्ड और वैली कॉल्ड सिंक्लाइन। डाउनफोल्ड और वैली को हम क्या बोलेंगे बच्चा? सिंक्लाइन। अप फोल्ड और रिजेस को हम क्या बोलेंगे? एंटी सिंक्लाइन। ठीक हुई बात? तो जो डाउनफोल्ड मूवमेंट है उसे हमने वैली, सॉरी, डाउनफोल्ड और वैली को हमने सिंक्लाइन बोला, अप फोल्ड और रिजेस को हमने एंटी सिंक्लाइन बोला। ठीक है बात? यहाँ से ठीक से समझ में आएगा। देखो, दोनों प्लेट्स थी, दोनों इसी साइड प्रेशर लगा रही थी, ये दिखाता है प्रेशर जब लग रहा था। तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हुई बच्चा? फोल्डिंग। अब फोल्डिंग स्टार्ट हो गई तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चा? सिंक्लाइन। और यहाँ पर क्या बन गई? वैली। क्या बन गई? ये बन गई आपकी वैली। और इस पार्ट को आप क्या बोलोगे? एंटी सिंक्लाइन, जहाँ पर बनी रिज। एंटी सिंक्लाइन रिज और वैली सिंक्लाइन। समझ में आ गई बात? चलो फिर से हम देखेंगे। ये रहा, ये वाला।
अगर मैं इसकी बात करूँ, ये देखो ये रहा हमारे माउंटेन्स, तो ये वाला पार्ट होगा बच्चा डाउनफोल्ड, सिंक्लाइन, और अपफोल्ड क्या होगा, रिजेस। ठीक, कोई बात, जिसको एंटी सिंक्लाइन, ये हो गया आपका एंटी सिंक्लाइन और ये हो गया आपका सिंक्लाइंस। ठीक, कोई बात, ये डाउनफोल्ड मूवमेंट है और ये अपफोल्ड। सम माउंटेन्स आर कॉल्ड न्यू फोल्ड माउंटेन, कुछ माउंटेन्स को हम न्यू फोल्ड माउंटेन बोलते हैं या यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। एज दे बॉर्न इन 60 to 70 मिलियन ईयर अगो, वो माउंटेन्स जिनका जो फॉर्मेशन है वो 60-70 मिलियन ईयर अगो हुआ होगा, उन्हें हम न्यू या यंग फोल्ड माउंटेन बोलेंगे। दे आर वेरी हाई विथ शार्प पॉइंटेड। अब यंग और ओल्ड माउंटेन्स में डिफरेंस कैसे देखोगे बच्चा, जितने भी यंग माउंटेन्स होंगी उनकी पीक बहुत ज़्यादा शार्प होगी, और जो ओल्ड माउंटेन्स होंगी उनकी जो पीक होगी वो राउंडेड होगी। ठीक, कोई बात, कैसी होगी बच्चा, राउंडेड। दे आर वेरी हाई विथ शार्प पॉइंटेड पीक्स, जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होंगी इनकी शार्प पॉइंटेड पीक होंगी, वैलीज बहुत ज़्यादा डीप होंगी और पैरेलल रेंजेस होंगी। हिमालय हमारा यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। हिमालय इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। अब ओल्ड फोल्ड माउंटेन की बात करें, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हम उन माउंटेन्स को कहेंगे बच्चा जिनका फॉर्मेशन तो सिमिलर मैनर में हुआ है, पर फॉर्मेशन 200 मिलियन ईयर अगो हुआ है। दीज हैव बीन एरोडेड एंड worn आउट, हैव राउंडेड पीक्स। अब अच्छा, हम लोग देखते हैं कि वेदरिंग हमेशा माउंटेन के ऊपर होती रहती है, जैसे इसके ऊपर सन भी काम कर रहा है, मतलब सन की हीट काम कर रही है, एयर काम कर रही है, मतलब विंड काम कर रही है, वाटर रेनफॉल भी हो रही है। तो जब ये तीनों इस अकेले बेचारे गरीब माउंटेन के ऊपर काम करते हैं, तो धीरे 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 करके यहाँ पर क्या होने लगता है, इरोजन होने लगता है, माउंटेन इरोड करने लगता है। तो इसकी जो पीक्स हैं वो शार्प ना रह के कैसी हो जाती हैं बच्चा, राउंड हो जाती है। कैसी पीक्स हो जाती हैं, राउंडेड पीक्स हो जाती हैं, और ज़्यादा राउंडेड पीक्स हो जाती हैं। ठीक, कोई बात, चलो। अभी हमने देखा यंग फोल्ड माउंटेन जिनका बर्थ 60 to 70 मिलियन ईयर अगो हुआ है, तो वो यंग है। जिनका 200 मिलियन ईयर अगो हुआ है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट, ये जो अरावली माउंटेन्स हैं जो हमारे राजस्थान में हैं, यूराल माउंटेन जो यूरेशिया में है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। आप अरावली में जाओगे तो आपको इस तरीके से राउंडेड पीक दिखेगा, कोई ऐसे शार्प पीक नहीं दिखेगा। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन 2 मिलियन ईयर अगो, यंग 60 to 70 मिलियन ईयर अगो। चले आगे, क्या प्रेशर दोनों का जब एक ही साइड में लगेगा तो फोल्डिंग होगी, जो अपफोल्ड मूवमेंट है उससे बनेगा रिज एंटी सिंक्लाइन, और डाउनफोल्ड मूवमेंट को हम बोलते हैं सिंक्लाइन वैली। ठीक, कोई बात। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं बच्चा। हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है वो सेवरल प्लेट्स में डिवाइड है। लार्ज चंक्स ऑफ द क्रस्ट विच फॉर्म द कॉन्टिनेंट एज वेल एज द ओशन फ्लोर। बच्चा, ये जो अर्थ है इसके ऊपर जितने भी ओशन फ्लोर हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, ये सब के सब सेवरल प्लेट से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, किससे बने बच्चा, प्लेट से। विच कॉन्स्टेंटली रब अगेंस्ट ईच अदर, जो हमेशा कंटिन्यूसली एक दूसरे से टकराती जा रही हैं ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ मॉल्टन मेटल। देखो, अर्थ के अंदर जितने भी बच्चा मेटल्स हैं वो सब मॉल्टन फॉर्म में है। मॉल्टन फॉर्म मतलब पिघले हुए हैं, लिक्विड फॉर्म में, स्लरी फॉर्म में। तो उनके ऊपर वो जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती रहती हैं, और इनके मूव करने से ही बच्चा हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनिक एरप्शंस आते हैं। द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, इन प्लेट्स की मूवमेंट को हम टेक्टोनिक मूवमेंट्स बोलते हैं। इसी से आपके फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे, रिफ्ट वैलीज बनेंगी, वॉल्केनिक एरप्शंस होंगे, वॉल्केनिक प्लेटो बनेंगे, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी रिजल्टिंग इन अक्ररेंस ऑफ सुनामी। और अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, तो सुनामी भी आ सकती है। ठीक है, चलो। प्लेट बाउंड्रीज, जहाँ जहाँ पर भी प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, मैं प्लेट बाउंड्रीज आपको दिखाती हूँ अभी। वहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन होगा, अर्थक्वेक होगा, वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एरप्शन होगा, तो सुनामीज आएंगी, फोल्डिंग होगी, ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे, रिफ्ट वैलीज बनेंगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको प्लेट्स। सो स्टूडेंट, ये है हमारे अर्थ का पूरा क्रस्ट और क्रस्ट के ऊपर बनी हुई प्लेट्स। ठीक, कोई बात। तो ये देखो, ये रहा नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट, दिख रही है क्या आपको? ये जो प्लेट है ये कौन सी प्लेट है? नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट है। ये
अमेरिका वाली प्लेट, ये अफ्रीका एक प्लेट के अंदर है। पर ये देखो अरेबियन प्लेट यहाँ से अलग हो रही है ना, ये अरेबियन प्लेट हो गई, ये इंडियन प्लेट है। और फिर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये फिलीपींस की प्लेट, और ये प्लेट सब आपस में टकराती हैं तो क्या होती है बच्चा हमारे लिए प्रॉब्लम, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, आपस में टकराएंगी तो भैया फोल्डिंग होगी और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगी। सपोज करो ये वाली प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, ये वाली प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाए तो होगी फॉल्टिंग। ठीक हुई। और अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी तो अर्थक्वेक एरप्शन होंगे, प्लस प्लस कंप्रेशन होगा। ठीक हुई बात। तो ये प्लेट्स देख लिया आपने एक बार में, ये देखिए, देखिए प्लेट्स। नाउ फॉल्टिंग। फॉल्टिंग इज द ब्रेकिंग और क्रेकिंग ऑफ ओल्ड हार्ड एंड ब्रिटल रॉक्स। फॉल्टिंग क्या होती है? ब्रेकिंग होती है, टूट जाना। किसका टूट जाना? ओल्ड हार्ड और ब्रिटल रॉक्स ड्यू टू टेंशन, क्योंकि टेंशन इतना ज़्यादा था, दोनों साइड में अलग अलग साइड में प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है। वर्टिकल फॉल्स और क्रैक्स आर क्रिएटेड अलोंग द लाइन्स ऑफ वीकनेस इन द क्रस्ट। जहाँ पर भी क्रस्ट सबसे ज़्यादा वीक होगा वहाँ पर क्रैक्स आने लग जाएंगे, फॉल्ट आ जाएगा। व्हेन अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट बिटवीन द क्रैक्स सिंक्स डाउन। अब ये जो क्रैक आया देखो ये था, यहाँ पर क्रैक्स आ गए। अब ये क्रैक्स वाला पार्ट अगर अर्थ के अंदर चला जाता है, अर्थ के अंदर ऐसा हो जाए, ये वाला जो पार्ट था ये अर्थ के अंदर चला गया। ठीक है। व्हेन अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट बिटवीन द क्रैक्स सिंक्स डाउन अ वैली फॉर्म। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी बच्चा? वैली बन जाएगी। ठीक कोई बात। सच्चा शंकन वैली इज कॉल्ड रिफ्ट वैली, और ऐसी ही शंकन वैली को हम रिफ्ट वैली या ग्रेबन बोलते हैं। बच्चा जब ये दो प्लेट्स थी, इन दो प्लेट्स में जो मूवमेंट्स था वो अपोजिट मूवमेंट था। ये प्लेट दोनों एक दूसरे से दूर जा रही थी, तो जो बीच वाला पार्ट था वो अंदर की तरफ चला गया, उसके अंदर तरफ की जाने से यहाँ पर क्या रेडी हो गई? वैली। चलो डायग्राम में देखें, यहाँ से अर्थ सबसाइड की है तो ये बन गई आपकी रिफ्ट वैली, और ये जो माउंटेन्स बनेंगे इन्हें हम बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बने पता है? ये अर्थ के ऊपर इस तरीके से नहीं बने। ब्लॉक माउंटेन्स बनने का रीज़न ये था कि ये अर्थ का क्रस्ट था, किसी रीज़न से ये वाला पार्ट अंदर की तरफ चला गया तो इस तरीके से हो गया। अब हम इनको माउंटेन्स बोलने लग गए और इन्हें वैली बोलने लग गए। कौन से माउंटेन्स बने? ब्लॉक माउंटेन्स। समटाइम्स द लैंड बिटवीन द क्रैक्स इज अपलिफ्टेड बाय इंटरनल फोर्सेस। और कई बार क्या होता है कि जो बीच वाला पार्ट जिसको अभी हमने सबसाइड किया था, नीचे भेजा था, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से खड़ा रहता है। ठीक है। फॉर्मिंग अ माउंटेन और अ हॉस्ट। माउंटेन्स और हॉस्ट बनाता है। फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, देखो पहले तो मैं बताती हूँ होता क्या है। अभी वाले केस में यहाँ पर ब्रेक आए और बीच वाला पार्ट सबसाइड कर गया, ऐसा बन गया था। पर अब ये जो दूसरा केस है उसमें क्या होगा? इस तरीके से होगा, ये वाले पार्ट सबसाइड करेंगे और यहाँ पर बन जाएगा माउंटेन। ठीक हुई बात। दो केसेस अलग अलग है, एक मिडिल पार्ट सबसाइड किया है, इसमें मिडिल पार्ट अपनी जगह पे ही है, साइड वाले पार्ट सबसाइड कर गए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी रिफ्ट वैली। कहाँ की रिफ्ट वैली? जिसमें नर्मदा और तापी बहती हैं विथ विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस। विंध्या और सतपुरा रेंजेस के बीच में नर्मदा रिवर जो बह रही है। सॉरी, द रिफ्ट वैली इन इंडिया इज द नर्मदा एंड तापी वैली विद द विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस। चलो पहले आपको मिलेगी नर्मदा, फिर मिलेगा, दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा विंध्या माउंटेन, उसके बीच में बह रही है ये रही हमारी रिवर नर्मदा, और फिर उसके नीचे ये है सतपुड़ा, और उसके नीचे ये रिवर बह रही है, ये रहा सतपुड़ा, और उसके नीचे जो रिवर बह रही है इसका नाम है तापी। फिर से समझें, देखो ये रहे विंध्या माउंटेन, विंध्या के नीचे क्या है? रिवर नर्मदा, जिसका ओरिजिन एमपी से होता है। फिर है सतपुड़ा माउंटेन, और सतपुड़ा के नीचे क्या है बच्चा? तापी रिवर। मतलब यहाँ पर इस तरीके से देखो, ये विंध्या बन गए, ये रिवर नर्मदा की वैली बन गई, फिर यहाँ पर ये हमारे सतपुड़ा बन गए, और यहाँ पे तापी रिवर बहने लगी। यहाँ तापी बह रही है, यहाँ नर्मदा बह रही है, और ये रहे हमारे विंध्या और ये रहे हमारे सतपुड़ा। मुझे लगता है इतना तो क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ वॉल्केनोज।
वॉल्केनोज आर ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। जब अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ के क्रस्ट में कोई ओपनिंग आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, वॉल्केनोज। थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल लाइक ऐश। अब ऐसे नहीं कि आपने ये अर्थ का क्रस्ट था, उसके अंदर एक गड्ढा खोद लिया और उसको बोला ये वॉल्केनो। वॉल्केनो में क्या होता है बच्चा, अर्थ के क्रस्ट में ओपनिंग तो होती है, पर उस ओपनिंग के थ्रू बहुत सारा मॉल्टन मटेरियल, ऐश, हॉट गैसेस बाहर की तरफ आती हैं। ठीक है बात, मैंने पहले बोल दिया अर्थ के क्रस्ट में जो ओपनिंग होगी उसी को वॉल्केनो बोल देंगे। तो ये तो आपका टीचर गलत दे देगा, ठीक है, रॉन्ग बोलेगा कि ये तो बिल्कुल करेक्ट है ही नहीं। क्या भी लिखना है आपको, अर्थ के क्रस्ट में ओपनिंग हो जिसके अंदर से एशेज और गैसेज, मॉल्टन मटेरियल थ्रू आउट हो, अर्थ से बाहर की तरफ थ्रू हो, बाहर निकले, सही हम क्या बोलते हैं बच्चा, वॉल्केनो। ये हैपन होता है, इसके अभी जो मेजर कॉज है वो क्या ही है बच्चा, इंटरनल प्रेशर। Internal pressure which pushes the molten material inside the earth called magma to the surface of the earth। ये थी अर्थ के अंदर में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी, प्रेशर था, इस प्रेशर ने यहाँ से जितना भी मॉल्टन मैग्मा था, मैग्मा जब बाहर आता है तो उसे लावा बोलते हैं बच्चा। जब भी लिक्विड फॉर्म में मटेरियल अर्थ के अंदर रहेंगे, मेटल्स अंदर रहेंगे, उन्हें बोलेंगे मैग्मा। पर ये मैग्मा जब बाहर आ जाएगा वॉल्केनिक एरप्शन के थ्रू तो उसे बोलेंगे लावा। ये जो मैग्मा था इसको बाहर फेंकने का काम प्रेशर की वजह से होता है और इसी को हम बोलते हैं बच्चा वॉल्केनिक एरप्शन। और जो उसका ओपनिंग होती है उसे हम बोलते हैं वेंट। क्या बोलते हैं, वेंट। दिस हैपन ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। ये किसकी वजह से होता है, इंटरनल प्रेशर की वजह से होता है। जो मॉल्टन मटेरियल जो अर्थ के अंदर हैं, जिन्हें हम मैग्मा बोलते हैं, वो सरफेस के बाहर आ जाते हैं एक ओपनिंग से जिसको बोलते हैं वेंट। ये वॉल्केनिक एरप्शन है तो इसका जो मुंह होगा, ओपनिंग होगी, उसे हम बोलेंगे वेंट। दिस इज कॉल्ड वॉल्केनिक एरप्शन और इसी को हम वॉल्केनिक एरप्शन बोलेंगे। द erupted molten material or lava gradually piles up and cools down layer after layer to form cone shaped mountains। धीरे धीरे ये eruption होता जाएगा और यहाँ पर ये लेयर टू लेयर जमता जाएगा और यहाँ पर क्या तैयार हो जाएंगी, हमारी volcanic mountain। ये जो कोन रेडी हो गया है, ये कोन किसका है बच्चा, हमारे वॉल्केन्स ने बनाया है। तो यहाँ पर इग्नियस रॉक, वॉल्केनो एरप्शन की वजह से जो माउंटेन्स बनते हैं उन्हें हम, जो रॉक्स बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। कौन सी रॉक बच्चा, इग्नियस रॉक। तो यहाँ पर क्या बनेगी, इग्नियस रॉक। तो कौन बनाता है इग्नियस रॉक, वॉल्केनिक एरप्शन। ठीक है बात, चलो। कोन एरप्शन आर जनरली वायलेंट एंड कॉज डिवास्टेशन। सो स्टूडेंट, ये था हमारे अर्थ के ऊपर का क्रस्ट और ये जो मैंने बनाया था कि ये जो इसका माउथ होगी वो ये क्या है, ये वेंट, ठीक है। और ये अर्थ के ऊपर का क्रस्ट, ये यहाँ पे लावा फ्लो हो रहा है, एक और वेंट बन गया सेकेंडरी वेंट, यहाँ से भी लावा फ्लो हो रहा है। ये मैग्मा चैम्बर है जहाँ पर लिक्विड मेटल लिक्विड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। अगर बच्चा हम लोग क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, क्रॉस सेक्शन देखेंगे अगर वॉल्केनिक माउंटेन का है, वॉल्केनिक एरप्शन का, तो पहले दिखेगा हमें मैग्मा चैम्बर। ये लार्ज अंडरग्राउंड पूल है मॉल्टन रॉक्स का जो क्रस्ट के अंदर है। वेंट, ओपनिंग जिससे कि मैग्मा बाहर की तरफ आता है। क्रेटर, एक बोल शेप का डिप्रेशन होगा जिसे आप वॉल्केनो का माउथ भी बोल सकते हैं। लावा फ्लो, a mass of flowing or molten lava। ये जो बच्चा बाहर से जो हमारे लिक्विड्स हैं जो मैग्मा फॉर्म में है, जब वो बाहर आएंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लावा फ्लो। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज पढ़ेंगे अब हम। वॉल्केनोज की 3 कैटेगरी हैं बच्चा, 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट। एक्टिव, नाम से पता चल रहा है जो एक्टिव है। डोरमेंट, ठीक है भाई, 2 4 10 साल में एक बार हम एक्टिव हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट, जो बहुत टाइम से बेचारे एक्टिव हुए ही नहीं है, एक्सटिंक्ट, खत्म हो गए हैं। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म। डोरमेंट कभी कभी 2 4 10 साल में एक बार, एक्टिव हमेशा। चलो, फ्रिक्वेंसी ऑफ एरप्शन की बात करें, फ्रिक्वेंट एरप्शंस ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम, अभी के टाइम में भी ये फ्रिक्वेंटली एरप्ट होते रहते हैं। कोटापाक्सी, माउंट एटना, माउंट फ्यूजी, ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चा, एक्टिव वॉल्केनो का। चलो फिर से पढ़ो, माउंट कोटापाक्सी इक्वाडोर, माउंट एटना इटली,
Mount Fuji, Japan. Mount Stromboli, Italy. Barren Island, India. These are the example of active volcano. तो first क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्हाट डू मीन बाय एक्टिव वॉल्केनो? तो द एक्टिव वॉल्केनो आर द टाइप ऑफ वॉल्केनो विच आर active currently. Frequent eruptions in these volcanoes are there. The example of these mountains are Mount Etna, Italy, Mount Fuji, Japan, और Barren Island of India. 3 एग्जाम्पल बिल्कुल रट लो अच्छे से. 3-4 एग्जाम्पल मैं पूछ सकती. राइट टू गिव एग्जाम्पल्स, राइट टू गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनो. तो आप दे देना बैरन आइलैंड इंडिया, माउंट फ्यूजी जापान और माउंट एटना इटली. तीनों ईजी हैं. फ्रिक्वेंट एरप्शंस यहाँ पर होते हैं. डॉर्मेंट अगर पूछेगी मैम व्हाट डू मीन बाय डॉर्मेंट वॉल्केनो, तो क्या बोलोगे? नॉट एरप्टेड सिंस लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम से कोई एरप्शन नहीं हुआ है. जनरली हम इन्हें स्लीपिंग वॉल्केनोज बोलते हैं, ठीक है. पर बच्चा ये वो वॉल्केनो नहीं है जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए, ये कभी भी एरप्ट हो सकते हैं. माउंट Mount Vesuvius, Italy. Mauna Kea, Hawaii. Mauna Kea, Hawaii. जो Mauna Kea है हवाई का. माउंट वेसुवियस इटली का. ये 2 एग्जाम्पल हैं डॉर्मेंट वॉल्केनो के. देन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, सबसे इजी इनके एग्जाम्पल पहले पढ़ेंगे. माउंट केनिया, जो केनिया में है. माउंट किलिमंजारो, तंजानिया. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. माउंट केनिया में ही है. माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है. ये कैसे हैं बेटा? एब्सोल्युटली क्वाइड. इनके एरप्शन का हिस्ट्री में भी हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है. नो रिकॉर्ड ऑफ एरप्शन इन हिस्टोरिकल टाइम्स. चलें आगे. बहुत सारे जो वॉल्केनोज है बच्चा वो पैसिफिक रिंग में हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है. ऑल्सो मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स ऑफ सब मैग्नीट्यूड हैपेंस इन सेस्मिक बेल्ट. सेस्मिक बेल्ट में बहुत सारे अर्थक्वेक एरप्शंस होते हैं जो कि 100 मैग्नीट्यूड के होते हैं, जिनको भाई झेल पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है. और मैं आपको दिखाऊं क्या रिंग ऑफ फायर? एक बार देखते हैं. ये है बेटा रिंग ऑफ फायर, ठीक है. तो ये यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, मतलब ये रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में है. पैसिफिक प्लेट, ठीक है. ये रही आपकी कैरेबियन प्लेट. तो भाई ये बात ज़रा ध्यान रखो कि जो पैसिफिक ओशन है उसमें मिलेगी आपको रिंग ऑफ फायर. तो यहाँ पे जो हमारा जापान है, जापान में अगर फ्रीक्वेंसी में वॉल्केनिक एरप्शन हो, सॉरी अर्थक्वेक आते हैं, तो वो ये इस रिंग ऑफ फायर की वजह से ही आते हैं. नॉर्थ अमेरिका का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर अर्थक्वेक के आना रिंग ऑफ फायर की वजह से ही है. वॉल्केनिक एरप्शन भी यहाँ पर इसी वजह से होते हैं. तो ये 2 कॉजेज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पहला अर्थक्वेक और दूसरा वॉल्केनिक एरप्शन. तो यहाँ पर 2 प्लेट आपस में टकराएंगी तो अर्थक्वेक एरप्शन हो रहा है, वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है. और ये रिंग ऑफ फायर है. ये रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में है. क्या देख लिया आप लोगों ने? यूरेशियन प्लेट है यहाँ से, ये यहाँ पर जापान मिलेगा आपको. ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पर आपको जापान मिलेगा. ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका. ठीक, कोई बात? ये रहा हमारा प्यारा सा ऑस्ट्रेलिया और ये रहा हमारा साउथ अमेरिका. तो नॉर्थ अमेरिका में भी है आपका रिंग ऑफ फायर, साउथ अमेरिका में भी है, जापान में भी है. और इसी वजह से बहुत सारे वॉल्केनिक एरप्शंस यहाँ पर होते हैं. ये देखो, फिर से एक बार फटाफट. पहला माउंटेन है एक्टिव, पहला टाइप है एक्टिव वॉल्केनो का, जहाँ पर फ्रिक्वेंसी में एरप्शंस हो रहे हैं करंट टाइम में भी, प्रेजेंट टाइम में भी. एग्जाम्पल में माउंट फ्यूजी जापान, माउंट एटना इटली, बैरन आइलैंड इंडिया. डॉर्मेंट, ये बहुत एक लंबे टाइम से एरप्ट नहीं हुए हैं. जनरली हम इन्हें स्लीपिंग वॉल्केनोज बोलते हैं. माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस और माउंट की हवाई में. एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज एब्सोल्युटली क्वाइट है और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि हिस्टोरिक टाइम में भी एरप्ट हुए होंगे. एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो तंजानिया, माउंट केनिया में. चलो, तो अभी हमने ये वाला भी पढ़ लिया फैक्ट फाइल. अभी मैंने आपको जो प्लेट दिखाई, मतलब जो रिंग दिखाया, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर था, जहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन भी होते हैं और अर्थक्वेक भी आते हैं, वो भी हाई मैग्नीट्यूड के.
क्या इंपॉर्टेंस है बच्चा वॉल्केनिक एरप्शन का? तो पहला इंपॉर्टेंस है कि जो भी मटेरियल अर्थ के अंदर से बाहर की तरफ आता है वो वॉल्केनोस से जो बाहर की तरफ आया उसने वॉल्केनिक माउंटेन या इग्नियस रॉक्स बना ली। ये जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होती हैं या जो इग्नियस रॉक्स होती हैं इनके अंदर मिलेंगे बेटा आपको मिनरल्स। जो भी अर्थ के इंटीरियर्स में जो मिनरल था वो अब आपको अर्थ के ऊपर मिलेगा इन इग्नियस रॉक्स। दे हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और साइंटिस्ट वॉल्केनो के थ्रू अर्थ के अंदर की पढ़ाई अर्थ के इंटीरियर को भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वॉल्केनोस टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के। चलो क्या बोल रही बुक? द मटेरियल थ्रोन आउट ऑफ वॉल्केनो फॉर्म्स फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल, हाँ बोल सकते हैं। वॉल्केनोज ब्रिंग आउट यूजफुल मिनरल्स। वॉल्केनो से यूजफुल मिनरल बाहर की तरफ आता है जो पहले अर्थ के अंदर था। इससे हमारे साइंटिस्ट बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ अर्थक्वेक्स, अब हम देखेंगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक वाइब्रेशन होते हैं, ट्रीमर्स होते हैं जो हमको अर्थ की सरफेस के ऊपर फील होते हैं। ये जो ट्रीमर्स होते हैं ये अर्थ के क्रस्ट में जो डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, अर्थ के क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट में नहीं, अर्थ के क्रस्ट के नीचे, ये तो रहा अर्थ का क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं उससे आते हैं ये ट्रीमर्स। ट्रीमर्स कॉज्ड ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस बीनियथ द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे जितना भी डिस्टर्बेंसेस है इससे आएंगे ट्रीमर्स। ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं ये प्लेट्स की वजह से हो सकते हैं, क्या तो या तो वो कोलाइड कर रही होंगी या एक दूसरे और रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, और ड्यू टू वॉल्केनिक एरप्शन। और ये जो डिस्टर्बेंसेस होंगे इनका कारण वॉल्केनिक एरप्शन भी हो सकता है। दो प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट में रब कर रही होंगी या कोलाइड कर रही होंगी, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ट्रीमर्स वाइब्रेशन अर्थ के ऊपर हमें हमें फील होते हैं। जो पॉइंट है इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड फोकस। अर्थ के इंटीरियर में वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं बच्चा? फोकस। ठीक, कोई बात? क्या बोलते हैं? फोकस। द पॉइंट एग्जैक्टली अबव द फोकस ऑफ द सरफेस, फोकस ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एपी सेंटर। फिर से समझो, यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ बच्चा तो इससे आप बोलोगे फोकस। ये पॉइंट कौन सा हो गया? फोकस। फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ के क्रस्ट पे जो पॉइंट बनेगा उस जहाँ से उसे हम क्या बोलेंगे? एपी सेंटर। क्या बोलेंगे? एपी सेंटर। फिर से द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ वो फोकस, उसके ऊपर एग्जैक्टली जो ऊपर जो पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो पॉइंट आएगा उसे हम बोलेंगे एपी सेंटर। जो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होता है अर्थक्वेक में वो एपी सेंटर पे ही होता है। अर्थक्वेक को मेजर करते हैं हम रिक्टर स्केल पे। इंडिया का एक लार्ज पार्ट है जो अर्थक्वेक प्रोन है, स्पेशली हमारे हिमालयन रीजन। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो हिमालयन रीजन है वो न्यू फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है और आज भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। चलो, ये कितना अच्छा डायग्राम है, सब कुछ दिखाया है। ये रहा फोकस जो अर्थ के अंदर था, और अर्थ के अंदर जो पॉइंट है जहाँ से अर्थ के ओरिजिनेट होता है उसे फोकस बोलते हैं। एबव अर्थ सरफेस ऑन क्रस्ट जो पॉइंट बिल्कुल फोकस के ऊपर होगा उसे एपिसेंटर बोलेंगे। सबसे ज़्यादा लॉस डिस्ट्रक्शन इस एपिसेंटर में ही होगा। केस स्टडी ऑफ नेपाल अर्थक्वेक। 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। हमने उसको रिक्टर स्केल पे जब मेजर किया तो उसका वो था 7.9 मेजर किया गया। ठीक है, किसके ऊपर? रिक्टर स्केल के ऊपर। जो एपिसेंटर था उसका वो लामजुंग में सिचुएटेड था जो कि काठमांडू और पोखरा के बीच में, काठमांडू और पोखरा के बीच में एक जगह है लामजुंग, वहाँ पे उसका एपिसेंटर मिला। द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक वॉज 15 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ लामजुंग। लामजुंग बेटा एक सिटी है जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर होगी, तो लामजुंग के नीचे 15 किलोमीटर नीचे जाने पर हमें इसका फोकस मिला। और एपिसेंटर कहाँ पर था? लामजुंग में था। चलो, द क्विक एंड रैपिड आफ्टर शॉक्स कॉज्ड मेसिव डैमेज। और ये जो रैपिड आफ्टर शॉक, रिपीटेड शॉक्स, क्विक शॉक
इन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन किया उस एंटायर रीजन में। फिर से देख लो बच्चा, ये जो क्विक, रिपीटेड और आफ्टर शॉक, क्विक भी थे, रिपीटेटिवली आ रहे थे, बाद में भी आ रहे थे, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। अब नेपाल से जिन जिन कंट्रीज़ की बाउंड्रीज लगती थी, जैसे तिब्बत, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब में भी अर्थक्वेक फील किया गया। द लॉस ऑफ लाइफ वॉज मैसिव, बहुत सारी जानें गई। द क्वेक लेफ्ट 8,836 पीपल डेड, कितने लोग, लगभग 9,000 लोग मर गए। एटलीस्ट 9,000 पीपल डाइड, 21,900 वी कैन से 22,000 पीपल इंजर्ड। सो ये जो 15 में नेपाल में जो अर्थक्वेक एरप्शन हुआ, वहाँ पर 9,000 पीपल की डेथ हुई, 22 इंजर्ड हो गए। 22,000 पीपल, 22,000 नॉट 22, 9,000 की डेथ, 22,000 पीपल इंजर्ड हो गए। जो बहुत सारी नेपाल की पॉपुलेशन थी वो बिल्डिंग्स में रहती थी, स्ट्रक्चर में रहती थी। वो बिल्डिंग, वो स्ट्रक्चर जो वल्नरेबल थे अर्थक्वेक शॉक्स के लिए, मतलब थोड़ा सा अर्थक्वेक आएगा तो वो टूट फूट जाएंगी। एंड द क्वेक हैज़ हाईलाइटेड द नीड टू बेटर प्रिपेयर्डनेस इन द फ्यूचर। और जब ये सब कुछ हो गया तब नेपाल की गवर्नमेंट को, नेपाल के लोगों को ध्यान आया कि यार कुछ तो है जो अर्थक्वेक था और कुछ हमारी गलती थी कि हम ऐसी बिल्डिंग्स में रह रहे थे जो अर्थक्वेक के थोड़े से भी झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में थी। तो अब समझ में आया कि हमें और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहिए। द कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स इज द कॉज ऑफ अर्थक्वेक इन हिमालयन रीजन। और हिमालयन रीजन में कोई पूछेगा अर्थक्वेक क्यों आते हैं, तो इसलिए आते हैं बच्चा कि जो हमारी इंडियन प्लेट है वो किससे आके अटैच हुई है, यूरेशियन प्लेट पे। और अभी भी ये स्टेबल नहीं हुई, इंडियन प्लेट किसकी तरफ मूव करती जा रही है, यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करती जा रही है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक बहुत कॉमन है हिमालय रीजन में। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.